Nilesh, the population currently, the audience right now is predominantly English speaking, or some of them would require a Hindi translation. So you could do it in mixed. You could do a Hindi English thing. Okay, because that's what I felt that not everybody would otherwise have understood. So just needed clarification on that. Okay, so I am going to talk. And I am not going to show any PowerPoint. I needed to talk to you people for you to understand. I didn't want to restrict myself to slides. I am okay to questions if Rashmi permits. I will restrict myself to about 25, 30 minutes, but I'm for the purpose of the other speakers. But otherwise, I'm happy to answer questions offline. If you put in a chat, I can answer them through Rashmi, or I can reply to your questions later. So one Miss Sheetal had already put in about gastric issues, which I think got handled by Dr. Khanna. Part of your question has been answered already. Now, what happens, I will go from the gastro to the clinical trial part of it. I will touch on the gastro very briefly, and not because of anything else, because I want to introduce the concept of research in scleroderma, clinical trials in scleroderma. बहुत सारे लोगों को क्लिनिकल ट्रायल्स ये नाम सुन के डर लगता है। हम पे रिसर्च करेंगे, हम पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम इस चीज में नहीं आएंगे, जिसकी वजह से मेडिकल साइंस जो है उसमें जो प्रगति है उसमें भी अड़चने आ जाएंगी। इसीलिए मैं उसके ऊपर फोकस ज्यादा करूंगा। गैस्ट्रो पेट की जो तकलीफें हैं उसमें, जैसे कि डॉक्टर खन्ना ने ऑलरेडी फेफड़ों के बारे में बताया, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज मतलब फेफड़ों में जब पहले सूजन आती है, सूजन के बाद स्कारिंग हो जाती है, स्कारिंग की वजह से फेफड़े जो है वो सिकुड़ जाते हैं। उसको फिर मेडिकल भाषा में आप इंटरस्टिशियल लंग डिजीज बोलिए, पल्मोनरी फाइब्रोसिस बोलिए, जो भी आपको बोलना है। तीन नाम है, और वो सारे तीनों के नाम डॉक्टर खन्ना ने आपको बताए, डॉक्टर रथ ने आपको बताए। डॉक्टर रथ ने आपको बहुत सारी दवाइयां बताई। तो ये दवाइयां आई कहाँ से? ये दवाइयां आई रिसर्च के बाद, इसलिए हम उसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। स्टमक जिस तरह से फेफड़ों में फाइब्रोसिस आ जाता है, उसी तरह से फूड पाइप, जिसको हम मेडिकल भाषा में यूसोफेगस बोलते हैं, जो हमारी अन्न नली है, जहां से पेट में खाना जाता है, हम जब निगलते हैं तो पहले मुंह में से, गले में से नीचे पेट तक खाना पहुंचने के लिए जो नली होती है वो लूज हो जाती है, वो फूल जाती है। और वो फूलने की वजह ये है कि वहां पे भी फाइब्रोसिस हो जाता है स्क्लेरोडर्मा में। सो स्क्लेरोडर्मा, अभी ये नाम तो यूज ही नहीं होता, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस इसका नाम है। और उसकी वजह ये है कि पहले, सालों पहले, हम लोग ये समझते थे कि ये स्किन की बीमारी है, जिसमें स्किन काली मोटी थिक हो जाती है। एंड ओवर टाइम पीपल रियलाइज्ड दैट ये जो बीमारी है ये तो लंग्स में भी लगती है, ये तो इंटेस्टाइन्स में भी लगती है, ये तो अन्न नली में भी लगती है। और लंग्स की वजह से हार्ट पे बैक प्रेशर आता है, कभी कभी ये बीमारी डायरेक्टली हार्ट पे लग जाती है और हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है। कभी कभी ये बीमारी जो है वो जो किडनीज में लग जाती है, और किडनीज की जो आर्टरीज हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत जोर से बढ़ता है और जानलेवा हो जाता है। तो अब लोगों को ये समझ में आ गया कि ये स्क्लेरोडर्मा है ही नहीं, ये तो सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस है, पूरी सिस्टम की बीमारी। पूरी सिस्टम कड़क हो जाती है, इसमें स्टिफ हो जाती है। और हमें इसी बीमारी को रोकना है, इसी बीमारी को बढ़ने से रोकना है। आज तक इस बीमारी को रोकने के लिए दवाइयां कुछ थी ही नहीं। धीरे धीरे सन 2000 के बाद इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च होने लगा, और इसीलिए अब आपके पास कुछ दवाइयां तो हैं। एंड दैट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ द रिसर्च। तो इसीलिए मैं इस पे ज्यादा बात करूंगा। जो फूड पाइप आपकी डायलेट हो जाती है तो एसिड पूरा ऊपर आ जाता है। एसिड ऊपर आके, जैसे कि डॉक्टर खन्ना बता रहे थे कि आपको
ऐसे लेटना है आपको, तकिए के नीचे एक लकड़े का बोर्ड या ईंटें या कुछ रखना है ताकि आप पूरी तरह सीधे ना सोए। क्यों? क्योंकि एक बार वंस दैट फूड पाइप डाइलेट्स, द एसिड विल कीप ट्रीकिंग अप, एंड इफ इट ट्रीक्स अप एंड कम्स टू योर थ्रोट, some of it goes in the windpipe or the trachea. एंड आफ्टर दैट, सो ऑलरेडी लंग्स कमजोर हैं, ऑलरेडी स्क्लेरोडर्मा में लंग्स की प्रॉब्लम है, और उसके अंदर ये एसिड ऊपर जाके अंदर आके एसिड किसी भी जगह पे लगा हो तो वो पार्ट तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो फेफड़ों की क्या गलती है? तो इस चीज को रोकने के लिए हमें ऐसी दवाइयां यूज करनी है कि जो कि हमारे खाने को बिल्कुल नीचे ले जाए और एसिड को ऊपर ना आने दे। एंड एट द सेम टाइम हमारे पेट में जितना एसिड बन रहा है नॉर्मल लोगों के बनिस्बत, हमको उसका एसिड जो प्रोडक्शन है हमारे पेट में उसको कम रखना है। वी नीड टू रिड्यूस द एसिड सिक्रीशन। नाउ दैट हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स। ज्यादा टाइम तक आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या मतलब पेंटोप्राजोल, ओमेस, जो भी आप लोगों को आपके डॉक्टर्स ने दिया है वो आप देते रहेंगे तो उसके भी तो कॉम्प्लिकेशंस होंगे। क्योंकि एसिड हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, हम जो खाना खाते हैं उसमें बैक्टीरिया होते हैं, उसमें जंतु होते हैं जिनको मारने के लिए, प्लस फूड जो होता है उसमें हम मिर्च डालते हैं, मसाला डालते हैं, वो सारी फूड जो होता है वो कड़क होता है। उसको डाइजेस्ट करने के लिए एसिड जरूरी होता है ताकि वो खाना जो है वो सॉफ्ट हो जाए, खाने के अंदर के जंतु मर जाए, वो अंदर के प्रोटीन्स जो हैं उनको तोड़ के अंदर से जो न्यूट्रिशन आपको मिलना है उसके लिए भी एसिड की जरूरत होती है। तो आप नॉन स्टॉप जब एसिड को कम करने की दवाइयां लेते हैं, कुछ समय के बाद उसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस होंगे। बट फिलहाल स्क्लेरोडर्मा पेशेंट्स के लिए तो चक्कर ये है कि एसिड ऊपर आ रहा है, ऊपर आके उनके फूड पाइप को, उनके यूसोफेगस को और परेशान करके बाद में फेफड़ों को परेशान करता है। इसीलिए हम दवाइयाँ जो यूज करते हैं उसमें एसिड को थोड़ा कम रखें। एट द सेम टाइम रात का खाना जो है वो हम बहुत जल्दी खा लें। स्क्लेरोडर्मा के पेशेंट्स को कुछ भी हो जाए दुनिया में, खाना और सोना, इसके बीच में 3.5 घंटे का जो गैप है वो रखना बहुत जरूरी है, ताकि खाना जो है वो पेट में से डाइजेस्ट होके इंटेस्टाइन में चला जाए, नीचे चला जाए, ऊपर ना आए, और उसकी वजह से और कॉम्प्लिकेशंस ना हो। प्लस जैसे कि डॉक्टर खन्ना ने बताया कि इन पेशेंट्स को ऐसे सोना है ताकि एसिड ऊपर ना आए। इतना हमको करना है, ये कंपलसरी है, हर स्क्लेरोडर्मा पेशेंट के लिए कंपलसरी है। उसके अलावा हम जो है वो खाने को नीचे पुश करने के लिए, एसिड को नीचे डाउन करने के लिए भी कुछ दवाइयां साथ में ऐड करते हैं। डॉक्टर खन्ना यूनाइटेड स्टेट्स में है, जहाँ पे डोमस्टाल नाम की दवाई जो है वो यूज नहीं होती, वहां पे अप्रूव्ड नहीं है एफडीए में। यहाँ पे आप देखेंगे आमतौर पे पैन डीएसआर, रैबलेट डी, ओमेस डी, ये दी जाती है। लेकिन ये इसमें जो डी नाम की दवाई है, डोमपेरिडोन, डोमस्टाल के नाम से भी मिलती है, वो यूनाइटेड स्टेट्स में अवेलेबल नहीं है, अप्रूव्ड नहीं है। वहाँ पे पेरिनॉम, जो हम यहाँ पे पेरिनॉम जानते हैं, मेटक्लोप्रोमाइड, जो कि सालों से इंडिया में मिलती है, बच्चों को भी दी जाती है, लेकिन हम उसको इंडिया में कम प्रेफर करके हम डोमस्टाल प्रेफर करते हैं। ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, वो इस स्कोप के डिस्कशन में नहीं है। लेकिन आपको समझना ये है कि इसके अलावा 2-3 और दवाइयां हैं जो जिनका काम ये है कि खाना जब अंदर जाए तो उसको नीचे पुश करें। जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट होती है वो इस तरह से चलती है, ये इलास्टिक नली है, उसमें से खाना अंदर जाता है और ये पंप इस तरह से करते रहती है और नीचे खाने को पुश करती रहती है। मेरे पास एक फोटोग्राफ है स्लाइड में जो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि उसमें कैसे ये फूली हुई है अन्न नली ऊपर की, जिसमें से एसिड ऊपर आता है। अनेक पेशेंट्स के वीडियोस हैं जिसमें मैं उनकी दवाइयाँ उनको पिला के, बेरियम की दवाई पिला के उनको लेटा के वापस बेरियम आता हुआ दिखता है, जिससे पता चलता है कि ये एसिड भी उसी तरह से ऊपर आता होगा। इन वीडियोस को मैं बहुत बार यूज करता हूँ पेशेंट्स को ओपीडी में दिखाने के लिए कि भाई अगर जो नहीं करोगे, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं ये क्या है, ये तो एसिडिटी की दवाई है, बिना जाने कि इस दवाई की वजह से इनके लंग्स पे भी कम असर होगा।
एट द सेम टाइम खाना तो ऊपर जो आ रहा है वो तो नहीं आएगा, एट द सेम टाइम खाना नीचे जाके नॉर्मल मोशन, अगर जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट आपकी ठीक से रहेगी तो उसकी वजह से, अगर जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट रही और खाना ठीक से नीचे जाता गया, तो अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ भी नहीं होगा। ये सारी चीजें जो हैं, ये पेशेंट्स अक्सर नहीं समझ पाते। दे डोंट अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट यू नीड टू हैव कांस्टेंट मूवमेंट through the intestines, because leaving intestines empty for a long period of time will give rise to overgrowth of bacteria as well. Most of scleroderma patients lose weight, they have indigestion, they have malabsorption, and that is why looking after the intestines becomes extremely important. Some scleroderma patients develop frequent loose motions, some people develop constipation, and some of them land up getting पेट फूलना, abdominal bloating and so on. And this is all because जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है वो ठीक से नहीं हो रही है स्क्लेरोडर्मा में, जिसकी वजह से पेट में भी इन्फेक्शन बढ़ने का चांस होता है। हमारे इंटेस्टाइन्स में नॉर्मली भी बैक्टीरिया होते हैं, इतना फर्क समझ लीजिए कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इंटेस्टाइन में गट फ्रेंडली, बॉडी फ्रेंडली बैक्टीरिया होते ही है, लेकिन बिकॉज हम बीमार हैं, बिकॉज हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है, बिकॉज हमको न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिल रहा है, जो हमारे लिए हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो भी ग्रो होने लगते हैं। और इसकी वजह से फिर बैक्टीरिया वहां पे इंटेस्टाइन्स में रह रहे के, बिकॉज इंटेस्टाइन्स ठीक से काम नहीं कर रही है, मूवमेंट नहीं हो रही है ठीक से, इसलिए ओवरग्रो होता है। और ओवरग्रो होने के बाद उसके अनेक कॉम्प्लिकेशंस, जिसकी वजह से साइक्लिकल एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है। एक एंटीबायोटिक दिया कुछ दिनों के लिए, फिर बदला, फिर बदला, और इस तरह से साइक्लिकल एंटीबायोटिक्स कभी कभी लग जाती है इनको ठीक करने के लिए। So this is about the gastric part of it. It's a full big chapter. बट मेरे पास है टोटल 25 मिनट, जिसमें मुझे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने थे। तो मैंने मेरी सोच लगा के आप लोगों को ये सिखाने के लिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं पावर पॉइंट और पेट के ऊपर प्रेजेंट करने की जगह मैं आपको रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में ज्यादा बताऊं। डॉक्टर रथ ने आपको बहुत सारी दवाइयां दिखाई, उन्होंने कुछ चार्ट्स दिखाए, कुछ ग्राफ्स दिखाए। उन्होंने ये दिखाया कि माइक्रोफिनोलेट इस तरह से काम करती है, साइक्लोफॉस्फेमाइड इस तरह से काम करती है, साइक्लोफॉस्फेमाइड के मुकाबले माइक्रोफिनोलेट क्यों आजकल प्रेफर होती है। फिर उन्होंने आपको रिटुक्सीमैब के बारे में बताया, फिर उन्होंने आपको टॉसिलिजुमैब के बारे में बताया, अनेक 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 दवाइयों के बारे में। तो ये दवाइयां आई कैसे, आप ये सोचिए। ये दवाइयां किसी को अचानक भ्रम होके कि नहीं ये दवाई काम करेगी, चलो ट्राई करते हैं, इस तरह से किसी के पास आई नहीं। क्लिनिकल रिसर्च का मतलब क्या है? क्लिनिकल रिसर्च इस तरह से की जाती है कि पहले प्रॉब्लम को समझे, अगर जो ये प्रॉब्लम है उसके अंदर क्या रीजन होगा इस प्रॉब्लम का, वो समझिए।